Hello everyone, welcome to part 4 of your chapter 2 that is acids bases salts। ये क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर है और ऑलरेडी हम इस चैप्टर के 3 पोर्शंस जो हैं वो कवर कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 में इंडिकेटर्स मैंने आपको समझाया था, पार्ट 2 में हमने एसिड सीखा था, पार्ट 3 में हमने बेसिस और पीएच के बारे में बात की थी और पार्ट 4 में हम आज बात करने वाले हैं सारे सॉल्ट्स के बारे में। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू दैट एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद ऑल योर क्लास 10th फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम सॉल्ट्स के बारे में समझते हैं कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, हमने बेसिस डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, जहां हमने ये समझा था कि बेसिस कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें OH नेगेटिव आयन होता है और एसिड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें H पॉजिटिव आयन होता है। अब इस OH नेगेटिव और H पॉजिटिव के साथ एक दूसरा आयन प्रेजेंट होगा जो इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर OH नेगेटिव है तो इसके साथ कोई एक पॉजिटिव स्पीशी होगी जो कि जनरली कोई एक मेटल होता है, और H पॉजिटिव के साथ आपके पास कुछ और चीज अटैच्ड होती है जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है, जो कि एक एनायन होता है। ठीक है, सो कंसीडर एनायन A माइनस विद इट। तो अब क्या होता है, बेस से आपका OH और एसिड से आपका H पॉजिटिव, ये दोनों आपस में कंबाइन कर कर वाटर का प्रोडक्शन कर देती हैं। और जो इनका हिस्सा बच गया, मतलब अगर बेस था तो उसमें से ये M पॉजिटिव वाला पार्ट बच गया और जो एसिड था उससे ये A माइनस वाला पार्ट बच गया। तो ये M पॉजिटिव और A माइनस डिफरेंट पोलैरिटी के होने की वजह से एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं एंड हेंस ये सॉल्ट्स क्रिएट कर देते हैं। सो हाउ कैन वी डिफाइन सॉल्ट? सॉल्ट इज अ सब्सटेंस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड एंड अ बेस। और इसमें एक चीज आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं एसिड प्लस बेस, इसमें जो बेस का पॉजिटिव वाला पोर्शन होता है और एसिड का जो नेगेटिव वाला पोर्शन होता है, ये दोनों मिलकर ही सॉल्ट्स बनाते हैं। सो M पॉजिटिव A माइनस फॉर्म्स Ma, जिसमें से M पॉजिटिव बेस से आया है और A माइनस जो है वो एसिड से आया है। और लिखते वक्त भी इस बात को ध्यान रखना है कि बेस से जो पार्ट आपने लिया है उसको पहले लिखते हैं, कैटायन इज रिटन फर्स्ट, और जो पार्ट आपने एसिड से लिया है एनायनिक पार्ट, उसको हम बाद में लिखते हैं। सो ऑलवेज whenever you need to write the formula for a salt, आपको पहले कैटायन लिखना है और फिर एनायन लिखना है। एनायन आपने एसिड से लाया होता है और कैटायन आपने बेस से लाया होता है। और जो ये पार्ट बच गया, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ये मिलके वाटर बना देता है जो कि एज अ साइड प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। अब बिकॉज ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, तो इसमें जो एसिडिक करेक्टर है उसको एल्केलाइन या बेसिक करेक्टर न्यूट्रलाइज कर देता है और आपके सॉल्ट्स का जो पीएच हो जाता है वो न्यूट्रल आता है, दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ 7 के नियरली रहता है। 6.8, 6.5, 6, 7, 7.2, 7.3, ये एक रेंज रहती है जो आपकी सॉल्ट्स के लिए इनका पीएच होता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमें ये समझना है, जब हम सॉल्ट की बात करते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि उस सॉल्ट का पेरेंट एसिड और उस सॉल्ट का पेरेंट बेस कौन था? ठीक है, बिकॉज रिएक्शन में अभी देखो मैंने आपको बोला कि आप बेस से पॉजिटिव का आपको पोर्शन उठाना है और एसिड से नेगेटिव पोर्शन उठाना है। तो अब हम वही सीखने वाले हैं कि कैसे आपने इस चीज को समझना है। सो सी, जब आपने बात करी है एक सॉल्ट की, मेरा फर्स्ट सॉल्ट मैंने यहाँ लिया है पोटेशियम सल्फेट। अभी मैंने आपको समझाया सॉल्ट लिखते हुए जो फर्स्ट पोर्शन लिखा जाता है ये होता है पॉजिटिव वाला हिस्सा जो बेस से हमने लिया होता है। तो पोटेशियम अगर बेस से लिया होगा तो बेस में आया के, और आपको पता है बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास OH आयन प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब इसका पेरेंट बेस रहा होगा KOH, जिसके OH ने वाटर बना दिया होगा और ये जो K पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा इसने सॉल्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन दे दिया होगा। अब एसिड की बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड जो पोर्शन आप एनाइनिक पार्ट देख पा रहे हैं, दिस इज सल्फेट।
सल्फेट कौन से एसिड से मिला होगा? आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो सल्फेट, ये SO4 वाला जो पोर्शन है इसको देता है, बिकॉज ये H वाला जो पोर्शन है ये वाटर में चला गया और ये सल्फेट वाला जो पोर्शन है ये आपका सॉल्ट के अंदर चला गया। ठीक है, तो यहां से आपको इसके पेरेंट एसिड का पता लग गया, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, और पेरेंट बेस का पता लग गया, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Coming to the second one, I have taken sodium chloride. So sodium पहले वाला हिस्सा कैटाइनिक हिस्सा होता है और ये बेस से आया होता है। तो अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात कर रही हूँ, सोडियम, सॉरी आई हैव टेकन थर्ड वन, सेकंड अभी इसके बात करते हैं। सो सोडियम आ गया और बेस था तो OH रहा होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका बेस होगा। और क्लोराइड, अब कौन से एसिड से क्लोरीन मिल सकता है? दैट इज HCl, दैट इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्योंकि इसका क्लोरीन वाला पोर्शन चला गया सॉल्ट में और इसका H पॉजिटिव वाला पार्ट वाटर में चला गया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन जो हमारा रह गया था, इसको थर्ड कंसीडर कर लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट। सो कैल्शियम अगेन पॉजिटिव हिस्सा जाता है बेस से, तो ये मैंने कैल्शियम ले लिया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब सीधे CaOH फॉर्मूला नहीं लिख देना, आप क्लास 9th रिकॉल करेंगे, आपको वैलेंसीज पता है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज का होता है और OH -1 चार्ज का होता है। जब आप इसे क्रॉस करेंगे फॉर्मूला बनेगा CaOH ट्वाइस। नाम क्या होगा, बोलेंगे क्या इसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इसमें सल्फेट वाला पोर्शन है, एनायनिक पार्ट, तो ये आया होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड से, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वाले में बताया कि सल्फेट जो एसिड देता है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नाउ नेक्स्ट वन, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3। तो सोडियम दैट इज अ पॉजिटिव पोर्शन, वो आपका बेस से आया होगा, बेस में सोडियम Na आ गया और OH लगा दिया, तो आपको पता लग गया इसका बेस था सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं NO3 पे, ये आया होगा HNO3 से, जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। सो नाइट्रिक एसिड आपको नाइट्रेट आयन NO3- आयन देता है और H वाला जो पोर्शन है एसिड का ये वाटर में रिलीज हो गया होगा। नेक्स्ट कम सोडियम कार्बोनेट, अगेन सोडियम पॉजिटिव पार्ट, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका बेस हो गया। और कार्बोनेट अब कहां से आया होगा? कार्बोनेट आता है कार्बोनिक एसिड से, जिसका फॉर्मूला है H2CO3। क्यों यहाँ 2 आया आपके पास? बिकॉज जो आपका H है उसकी वैलेंसी +1 होती है और कार्बोनेट CO3 2- होती है। ठीक है, तो क्रॉस करेंगे तो इस वजह से ये फॉर्मूला H2CO3 बना। नाम है इस एसिड का कार्बोनिक एसिड, दैट इज अ वीक एसिड। नेक्स्ट कम्स अमोनियम क्लोराइड। सो अमोनियम, अमोनियम आया NH4 अमोनियम होता है, NH4 पॉजिटिव होता है और इसके अंदर OH लगा दिया, तो ये इसका बेस बन गया, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो एसिड है क्लोरीन किससे मिलता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ही आपको क्लोरीन मिलता है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी गिवन सॉल्ट का पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस पता कर सकते हैं। इन्हें पता करके हमने किया क्या? हमें ये समझ आया यहाँ पे कि अगर मैं रिएक्शन करती, फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्स्ट अगर मैं केस ले रही हूं, हमने रिएक्शन पढ़ा है कि अगर आप एसिड में बेस को मिक्स करते हैं, आपके पास सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होता है। तो मान लो अगर मेरा पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस, ये फर्स्ट वाला कंसीडर करिए, अगर आपने H2S के अंदर उसका पेरेंट बेस दैट इज KOH को ऐड किया, अब आपको क्या करना है, यहां से इस हाइड्रोजन को और यहां से इस OH को वाटर बना के निकाल देना है और बची हुई चीजों को ऐड कर देना है, मतलब इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव हिस्सा, तो ये K2SO4 बन जाएगा। K2SO4 क्यों बना? क्योंकि K पोटेशियम +1 वैलेंसी एंड योर सल्फेट 2- वैलेंसी, इसलिए जब ये फॉर्मूला बना दैट इज K2SO4 नॉट KSO4। तो ये फॉर्मूला बनाते हुए इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि ये काम आप अपने रफ वर्क में कर ले अगर आप श्योर नहीं है कि किस चीज का क्या फॉर्मूला है। ओके, सो ये आपकी सॉल्ट्स की एक डिस्कशन हो गई जिससे हमने उनके एसिड और बेसिस को पता कर लिया। अब अगर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है किसी सॉल्ट का, आप उसका नाम कैसे पता करेंगे? नेमिंग किस तरीके से की जाती है जब भी हम सॉल्ट्स को नेम करते हैं? तो देखो, मैंने अभी आपको बताया जो पॉजिटिव पोर्शन होता है उसे आगे लिखते हैं और वो बेस से लिया जाता है। कैटायनिक पोर्शन इज टेकन फ्रॉम बेस, तो यहाँ कैटायन है इसका Na पॉजिटिव और इसमें इसका एनायनिक नेगेटिव हिस्सा है Cl-, दोनों मिलके क्या बनाने वाले हैं? NaCl। So how you are going to name it? It is
Na स्टैंड्स फॉर सोडियम एंड Cl क्लोरीन होता है, बट ये एनाइनिक पोर्शन है, तो यहाँ पे एंड में एक वर्ड हम ऐड करते हैं, दैट इज आइड, तो ये बन जाता है क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज द नेम ऑफ द सॉल्ट. नेक्स्ट NH4, दैट इज अमोनिया, पॉजिटिव पोर्शन था जो कि बेस से आया होगा, और क्लोरीन नेगेटिव पोर्शन था जो आपके एसिड से आया होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. तो ये बन गया NH4Cl, और इसका नाम हो जाएगा, पहले वाले का नाम सेम लिखना है जो ओरिजिनली होता है, अमोनियम. और नेक्स्ट क्लोरीन है, बट मैंने आपको बोला क्लोरीन नहीं लिखना क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, तो आइड, एट, इस तरीके के वर्ड एंड में ऐड हो जाते हैं. सो दिस इज क्लोराइड. ठीक है, क्या क्या वर्ड ऐड होते हैं एंड में एक बार समझ लीजिए. या तो कभी कभी आइड ऐड होता है, एट ऐड होता है, या फिर ITE, आइट भी ऐड हो जाता है. अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स, तो आपको साथ साथ समझ आता रहेगा. नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट है ये. कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव जो कि बेस से आया होगा, और CO3 माइनस कार्बोनेट जो आपके एसिड से आया होगा. सो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम और कार्बोनेट. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, या तो एंड में आइड लगेगा या एंड में एट लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट सोडियम और SO4, तो Na पॉजिटिव बेस रहा होगा, पॉजिटिव हिस्सा, और ये एसिड से आया होगा, दैट इज SO4 2 माइनस. सो नेम इज सोडियम. पहले नाम भी आपको बेस वाले पार्ट का लिखना है, फिर नाम आपको एसिड वाले पार्ट का लिखना है, स्ट्रक्चर भी वैसे ही बनेगा. तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम, एंड इसका नाम है सल्फेट. अगेन एंड कर रहा है ये एट से. नेक्स्ट सोडियम पॉजिटिव पोर्शन है इसका, और HCO3 जो आयन है आपका HCO3 माइनस, इसे, इसके दो नाम है, या तो इसे हम बाई कार्बोनेट आयन बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम है, दैट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं. सो नाम हो जाएगा इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है. नेक्स्ट इज KNO3, तो K वाला जो पोर्शन है ये पॉजिटिव रहा होगा, NO3 आपका नेगेटिव रहा होगा. तो K का नाम पोटेशियम, NO3 का नाम नाइट्रेट, सो नेम बिकम्स पोटेशियम नाइट्रेट. एक रिकॉल करते हैं फटाफट से, हमने क्या समझा. सॉल्ट के अंदर जो पॉजिटिव हिस्सा होता है उसे पहले लिखते हैं, जो कि बेस से आता है, वैसे ही नाम देना है. और जो नेगेटिव पोर्शन है उसे दूसरे नंबर पे लिखते हैं, जो कि आपके एसिड से आया होता है, जो उसका एनाइनिक पार्ट होता है, और नेम भी वैसे ही देते हैं. और एनाइनिक पार्ट ऑलवेज एंड्स विद सम वर्ड्स लाइक आइट, आइड और एट. ओरिजिनल नेम नहीं रहता, आइट, आइड या एट उसके एंड में लगता है, दैट रिप्रेजेंट्स कि वो पोर्शन नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट कर रहा है. अब जो आपके सॉल्ट्स है ना, द सॉल्ट्स हैव सेम कैटायंस और सेम एनायंस, वो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ फर्स्ट वन देखिए, सल्फेट फैमिली मैंने डिस्कस की है. आप इन सब सॉल्ट्स में जो नीचे तक सीरीज मैंने लिखी है, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में ये कॉमन है कि ये जो सल्फेट वाला पोर्शन है ये इन सब में है. इसका मतलब ये सारे के सारे सल्फेट्स ओरिजिनली सल्फ्यूरिक एसिड से बने होंगे. हेंस वी कैन से दैट कि ये सारे सल्फेट फैमिली के सॉल्ट्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट में देखो सोडियम फैमिली, लाइक सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट. तो ये सारे के सारे सोडियम NaOH नाम के एक बेस से मिले होंगे, हेंस ये सारे सोडियम फैमिली को बिलोंग करते हैं. तो इधर वो सेम बेस या सेम एसिड से वो कैटायन या एनायन आपको मिला हो, वो फैमिली सेम हो जाती है. नाउ नेक्स्ट वन, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्लोराइड फैमिली को बिलोंग करेंगे, बिकॉज ये सब HCl से, आपको इन सब का जो एसिड, पेरेंट एसिड है वो HCl है. ठीक है. तो इस तरीके से फैमिलीज के भी नेम आप कर सकते हैं. अब ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्ट. सी व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, आपके सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल नहीं होते. मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना है, एसिड और बेस को मिलाया है, तो सॉल्ट बन गया और हम कहते हैं सॉल्ट न्यूट्रल है.
बट नहीं, सॉल्ट की 3 कैटेगरीज हैं, दैट इज एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स। देखो आप कर क्या रहे हैं सॉल्ट बनाने के लिए, एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं। अगर इन दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल नहीं है तो आपको न्यूट्रल सॉल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट आपको सिर्फ ऐसे केस में मिलता है जब लिया गया एसिड और लिया गया बेस इक्वल स्ट्रेंथ का हो, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में जब तुम स्ट्रॉन्ग बेस बनाओगे तो आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिल जाएगा, और एल्स अगर आप वीक एसिड में वीक बेस मिलाओगे तो भी आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिल जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इस केस के अंदर आपकी एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ बराबर है। अगर एसिड भी वीक था तो बेस भी वीक था तो न्यूट्रल हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड था स्ट्रॉन्ग बेस था तो न्यूट्रल हो गया। बट अगर दोनों की स्ट्रेंथ में डिफरेंस हो, मतलब लिया गया एसिड अगर स्ट्रॉन्ग हो बट बेस वीक हो, ऑब्वियसली किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है? एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, तो जो आपको सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। और अगर मैं बात करूं पीएच की, तो न्यूट्रल सॉल्ट्स बिकॉज इक्वल स्ट्रेंथ के थे तो यहाँ आपका पीएच आपका 7 होता है। बट जब एसिडिक सॉल्ट की बात करी तो पीएच हल्का सा 7 से पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रही 1-2 पहुंच जाएगा, बट जैसे 6.3, 6.4, 6.5 एसिड की तरफ चला जाएगा वो। तो वी कैन से दैट यहाँ पे पीएच विल बी लेस देन 7। बेसिक सॉल्ट्स, एज द नेम सजेस्ट्स बेसिक, मतलब इसमें बेस स्ट्रॉन्ग रहा होगा और एसिड वीक होगा तो ये बेसिक सॉल्ट्स बन जाएंगे। अब बेसिस हैं तो पीएच आपका 7 से हल्का सा ऊपर जाएगा, 7.1, 7.2, नहीं 10, 11 नहीं जाएगा, ये जाएगा हल्का सा ऊपर 7.1, 7.2, 7.3 मैक्सिमम 4 तक, इससे ऊपर नहीं जाएगा, फिर वो बेसिस ही हो जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। और अब हमें एक एक एक्सरसाइज करनी है, इसकी कोशिश करें खुद से करें वीडियो पॉज करके। आपको गिवन सॉल्ट का पेरेंट एसिड बताना है, पेरेंट बेस बताना है, फिर टाइप बताना है कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, और पीएच कितना रहा होगा। तो अगर अभी तक मैंने जितना समझाया है आप उसे समझ पाए होंगे, सो प्लीज पॉज दिस वीडियो हेयर एंड ट्राई टू फिल दिस टेबल और फिर आंसर मेरे साथ मैच करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट फिलिंग इट। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम बेस से आया होगा के पॉजिटिव, मतलब इसका जो पेरेंट बेस होगा वो KOH होगा, और इसका जो पेरेंट एसिड होगा सल्फेट, सल्फेट आया होगा सल्फ्यूरिक एसिड से। टाइप ऑफ सॉल्ट क्या है? अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और KOH भी जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स यू योर न्यूट्रल सॉल्ट, और न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच 7 होता है। नेक्स्ट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बेस से आया होगा तो ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मुझे फॉर्मूला याद है, मैंने डायरेक्ट CaOH ट्वाइस लिख दिया, आप अपना रफ वर्क में ये काम हर बार करके देखेंगे। कैल्शियम 2 पॉजिटिव, OH-1 क्रॉस करके ये CaOH ट्वाइस बना, दैट इज अ वीक बेस। मैं अभी आपको लिस्ट भी दे दूंगी वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस की। सल्फेट के केस में सल्फेट आया होगा सल्फ्यूरिक एसिड से, जो कि हम सबको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब देखो एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीकर है, तो आपका टाइप ऑफ सॉल्ट हो जाएगा एसिडिक सॉल्ट, और अगर एसिडिक सॉल्ट होता है तो पीएच लेस देन 7 हो जाता है। देन कम सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम आया होगा NaOH से, दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है इसलिए NaOH फॉर्मूला बना। क्लोराइड HCl से आया होगा। नाउ ये अब फिर से दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हेंस इट विल गिव यू योर न्यूट्रल सॉल्ट, और ये आपका पीएच, न्यूट्रल सॉल्ट पीएच होता है 7। देन सोडियम नाइट्रेट, सोडियम आया होगा NaOH से, नाइट्रेट आया होगा HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड से, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हेंस अगेन न्यूट्रल सॉल्ट ये बन गया, और आपका पीएच अगेन 7 आ गया। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम NaOH, कार्बोनेट मींस कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3। अब कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होती है, इसीलिए आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर भी डाली जाती है, और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखो बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो ये बन गया अब आपका एक बेसिक सॉल्ट, और बेसिक सॉल्ट्स के लिए पीएच 7 से ऊपर जाता है, दैट इज ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट इज अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम आया होगा NH4 पॉजिटिव से, और इसके साथ OH लगा दो, ये बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
ये एक वीक बेस है। क्लोराइड आया होगा HCl से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये आपका बन गया एसिडिक सॉल्ट, और एसिडिक सॉल्ट का pH 7 से कम होता है, सो इट इज लेस देन 7। तो ये आपका पूरा एक टेबल मैंने फिल किया, इसमें सारा कुछ आ गया, इसमें आपका एसिड बेस की पहचान भी आ गई, इसमें आपका स्ट्रक्चर्स भी आ गए, इसके अंदर आपकी टाइप ऑफ सॉल्ट्स भी आ गया, और उनका पीएच का डिस्कशन भी आ गया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर 5 इंपॉर्टेंटली नोन सॉल्ट्स डिस्कस करनी है। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि 95% बच्चे जो हैं वो ये समझते हैं कि सॉल्ट का मतलब होता है नमक। सॉल्ट नमक नहीं होता, नमक जो हम अपने घर में खाते हैं उसे कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। आपके सॉल्ट्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जो एसिड और बेसिस को मिलकर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, और जो कंपाउंड ऑब्टेन होता है वो सॉल्ट है, ठीक है। एंड जो कॉमन सॉल्ट घर में खाने वाला नमक है, दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट्स। तो मैं उसको निग्लेक्ट नहीं कर रही कि वो सॉल्ट कैटेगरी में नहीं है, बट वो कॉमन सॉल्ट है, कॉमनली यूज्ड सॉल्ट है, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। फिर हम एक सॉल्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला CaCl2, CaOCl2, sorry. Then next come your baking soda, that is NaHCO3. Then washing soda, Na2CO3 10H2O. प्लास्टर ऑफ पेरिस डिस्कस करेंगे, दैट इज CaSO4 हाफ H2O। तो एक एक करके इन सबकी डिस्कशन हम करते हैं और बात करते चलते हैं इनके यूजेस के बारे में भी और डे टू डे एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहला है हमारे पास कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम देखो, कॉमन सॉल्ट इसका कॉमन नेम है, मतलब जनरली हम इसको किस नाम से जानते हैं, दैट इज कॉमन सॉल्ट। बट केमिकली इसका क्या नाम है, इट इज सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला इज Na, सोडियम हुआ Na और क्लोराइड आया होगा Cl, दैट इज HCl से। अगर मैं इसके पेरेंट एसिड बेस की बात करूं तो इसका सोडियम का जो बेस रहा होगा वो NaOH रहा होगा, और क्लोरीन से जो एसिड जिससे ये मिला होगा मुझे, दैट इज HCl, ठीक है। तो यहीं से इसकी प्रेपरेशन क्लियर है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस एसिड को बेस के साथ मिक्स करा देना और आपको सॉल्ट पता लग जाएगा। तो आपने अगर NaOH लिया होगा, आपने उसमें अगर HCl डाला होगा, तो आपके पास क्या हुआ होगा, ये OH और ये H वाटर बन के निकल गया होगा, और आपके पास यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव वाला पोर्शन, दैट इज NaCl, कंबाइन हो गया होगा, और इसने आपको सोडियम क्लोराइड दिया होगा, जो कि इस केस में आपका सॉल्ट है, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन जो आप प्रेपरेशन रिएक्शन के तरह बता सकते हैं कि NaCl कैसे बना होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, कॉमन सॉल्ट बना लिया, अब काम क्या है इसका, काम ये है सबसे पहला कि ये आपकी ह्यूमन बॉडी, हम इसको खाते हैं ना तो किसी रीजन की वजह से खाते हैं, पागल नहीं हम इसको खाते हैं, या फिर सिर्फ टेस्ट के लिए ही नहीं खाते। अगर आप एक छोटे बच्चे को कभी नमक खिलाएंगे ही नहीं तो उसे कभी पता ही नहीं लगेगा कि सॉल्ट का कोई टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो सॉल्ट खाने के कुछ फायदे हैं, एक्सेसिव खाने के नुकसान ऑब्वियसली हैं, बट खाना चाहिए बिकॉज इट हैज सम वेरी इंपॉर्टेंट यूजेस इन द बॉडी। बायोलॉजिकली ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जब भी आप वॉक करते हैं या आपको अपना हैंड रेज करना है तो ये मसल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, इस वजह से हम अपनी लिम्स को मूव कर पाते हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन करने में मदद करवाता है सॉल्ट। एक प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस, तो सेल से अंदर और बाहर कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करके आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है सोडियम क्लोराइड, इसलिए आपकी बॉडी में इसका जाना जरूरी है। नेक्स्ट आता है कैरी नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस के बारे में आप बहुत डिटेल में क्लास 10th के बायोलॉजी का ही चैप्टर है आपका, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके, जिसके अंदर आप बॉडी की कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आप जो मान लीजिए मैंने किसी हॉट सरफेस को टच किया तो एकदम से मैं हाथ हटा दूंगी ना, उसके बाद क्यों हाथ हटाऊंगी मैं उसके बाद, बिकॉज एक सिग्नल मेरे ब्रेन के पास गया जिसने मेरे उस हाथ को बोला कि अरे ये गर्म है, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, हाथ हटा दो। ऐसा नहीं कि गर्म है मैंने रखा हुआ है रखा हुआ है रखा हुआ है, ऐसा नहीं होता। तो नर्व इम्पल्सिस बोलते हैं इन्हें। सो नर्व इम्पल्सिस को कैरी करने में हेल्प करता है कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट, खाना बनाने में आपके खाने को फ्लेवर और टेस्ट देता है, ठीक है, स्वाद लगता है हमें खाना। नेक्स्ट कम, इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन, सोडियम मेटल, इतनी सारी और चीजें बनाने में भी ये यूज होता है। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो इसने रॉ मटेरियल बताया ना कि ये सब इससे बनता है, हमें इसमें से कुछ डिस्कस करनी है। लाइक हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी सॉल्ट्स ही हैं, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे बनते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ओके, अभी हम NaCl पे ही हैं, हमें अब ये समझना है कि इससे क्या क्या बना। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले इससे क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, सोडियम Na, हाइड्रोक्साइड OH। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो ये सॉल्ट बेसिकली जिस बेस से बन रहा था ये वापस उसी सेम बेस को बनाने में भी हेल्प करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कमर्शियल नेम है कॉस्टिक सोडा, ये कॉस्टिक सोडा के नाम से मार्केट में बिकता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, अगर इस NaCl के अंदर तुम पानी मिला देते हो और इसका एक एक्वस सॉल्यूशन बना देते हो तो उसका एक स्पेसिफिक नेम है, दैट इज ब्राइन। ये कभी कभी 1 मार्क्स की तरह क्वेश्चन यूज हो जाता है। फिर आप सोचते हैं अरे ब्राइन क्या था, जबकि आपको सब कुछ आता होगा, बट अगर यही नहीं पता होगा ब्राइन क्या है तो सब गलत हो जाएगा। सो ब्राइन इज एक्चुअली NaCl में घुला हुआ पानी, तो वो जो एक्वस सॉल्यूशन बना इट इज कॉल्ड एज ब्राइन। अब इसकी प्रेपरेशन हमें चेक करनी है कि ये जो NaCl की हम बात कर रहे हैं, NaOH की हम बात कर रहे हैं कि NaCl से NaOH बना, ये कैसे बना। तो इसकी प्रेपरेशन ये है, मान लो आपने NaCl लिया एक्वस स्टेट में, अभी मैंने आपको बताया एक्वस NaCl को क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। तो आपने ब्राइन लेना है और आपने इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देना है, इलेक्ट्रिक करंट। आप यहाँ इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं या आप यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस भी लिख सकते हैं, प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोलिसिस है। तो जैसे ही आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके ये क्या बनाएगा, देखो अगर ये एक्वस सॉल्यूशन है मतलब यहाँ वाटर का कंटेंट भी प्रेजेंट है, तो उसके आयंस दिमाग में लेके चलना। ये Na वाटर से OH को पकड़ेगा, NaOH बना देगा, फिर हाइड्रोजन गैस एक रिलीज हो जाएगी और एक आपकी यहाँ पे क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। तो 2 गैसेस रिलीज होती हैं और एक आपका NaOH जो है वो एक्वस फॉर्म के अंदर उस सॉल्यूशन के अंदर फॉर्म हो जाता है एंड यू ऑब्टेन योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके काफी सारे यूजेस हैं, बेस है, सोप बनाने में यूज होता है, काफी सारे यूजेस हैं इसके। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसकी प्रेपरेशन के लिए आपने NaCl में से इलेक्ट्रिक करंट पास करी। ये जो आपने प्रोसेस की ना, इसका नाम होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला, क्योंकि इस रिएक्शन में आप नोटिस करिए कि एक तो क्लोरीन बना और एक NaOH बना, जो कि क्या है, एक्वस स्टेट का बेस कहलाता है एल्कली, और क्लोर वर्ड आया आपका क्लोरीन से। सो बिकॉज इसके 2 मेजर प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज क्लोर फ्रॉम क्लोरीन एंड एल्कली फॉर NaOH, दैट इज वाई इस प्रोसेस का नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस है। तो आपने ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करी, इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। आपको 3 चीजें मिली, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड एक्वस NaOH। ये जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहाँ पे आपने यहाँ पे देखो क्या करा है, एक बड़ा सा टम्बलर लिया है जहां पे आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ये आपकी रॉड है, एक एनोड होगी एक कैथोड होगी, जो पॉजिटिव से जुड़ी एनोड, नेगेटिव से जुड़ी कैथोड। ओके, अब आपने यहाँ पे भर दिया है क्या, ब्राइन। ब्राइन क्या था, NaOH के अंदर पानी। अब देखो आयंस में तोड़ लो, NaOH से आपको Na मिला होगा, OH मिला होगा, और आपको NaCl प्लस वाटर को ब्राइन बोलते हैं, तो Na मिला होगा और क्लोरीन मिला होगा और वाटर से H पॉजिटिव और OH माइनस मिला होगा। अब इसमें जो चीजें पॉजिटिव होंगी वो चली जाएंगी कैथोड की तरफ और जो चीजें नेगेटिव होंगी वो चली जाएंगी एनोड की तरफ। तो सोडियम और ये जो H2 है ये इस तरफ चला जाएगा, हाइड्रोजन H पॉजिटिव के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बना देता है, जो कि यहां से रिलीज आउट हो जाएगी। हम इसको कलेक्ट कर लेंगे और इसके फर्दर यूजेस हैं, ये फ्यूल बनाने में, मार्गरेन बनाने में, अमोनिया फर्टिलाइजर्स में जो यूज होता है उसको बनाने में यूज होता है। क्लोरीन चले गई पॉजिटिव वाली साइड क्योंकि वो खुद नेगेटिव थी, तो Cl माइनस में Cl माइनस मिलकर ये इसने Cl2 गैस बना दी, जो कि यहाँ दूसरी तरफ हमने कलेक्ट कर ली एनोड की साइड। ये याद रखना, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि कैथोड पे कौन सी गैस मिली और एनोड पे कौन सी गैस मिली। ठीक है, तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज था तो वो गैस मिलेगी जो नेगेटिव एफिनिटी की थी, दैट इज क्लोरीन,
और कैथोड पे मिलती है हाइड्रोजन गैस। अब क्लोरीन का क्या क्या काम है, ये भी आपके क्वेश्चंस का पार्ट है। वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन यूज करते हैं उसको साफ करने के लिए, स्विमिंग पूल्स की सफाई करने में यूज होता है, पीवीसी बनाने में यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट है, सीएफसीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के लिए यूज होता है, और ये पेस्टिसाइड्स बनाने में यूज होता है। ठीक है, यहाँ से आप ब्राइन डाल रहे हो और आपने अभी समझा कि जब आप ब्राइन डालते हो एक NaOH का एक्वस सॉल्यूशन मिलता है, तो यहाँ पे ये NaOH जो है ये रिलीज होता रहेगा। अब इस NaOH का क्या करोगे, NaOH डी ग्रीसिंग ऑफ मेटल में यूज होता है, सोप डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, पेपर मेकिंग में यूज होता है, और आपकी आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में भी यूज होता है। ये एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम है, आप वहां से इन यूजेस को देख सकते हो। मैं एक इसका ओवरऑल रिव्यू अब आपको दे रही हूँ। क्लोर एल्कली प्रोसेस जो थी, इसमें तुमने क्या किया, आपने NaCl एक्वस स्टेट के अंदर लिया, इसको ब्राइन बोलते हैं। आपने ब्राइन के अंदर से बिजली पास करी, इलेक्ट्रोलिसिस करवाई इसकी, और आपको मिल गया NaOH, आपको मिली हाइड्रोजन गैस, आपको मिली क्लोरीन गैस। इसमें जो क्लोरीन गैस थी ये आपकी एनोड पे रिलीज हुई, आपका जो H2 गैस था ये आपका कैथोड पे रिलीज हुआ, और NaOH जो था ये भी कैथोड वाली तरफ ही बाहर की तरफ रिलीज आउट हो गया। और इन सब के जो जो यूजेस हैं इसे एक बार पढ़ लेना, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इजी से ही इसके यूजेस है। गॉट इट। यही इसका एक और वे में मैंने इसको बनाया है, दैट इज सॉल्ट लिया, अगर आपने सॉल्ट इसके अंदर आपने पानी मिलाया, ब्राइन बनाया, H2 कैथोड पे, एनोड पे आपने Cl2 को, इसको ना ले लेते हैं, इसको हमने अलग से निकाल लिया है तो इसको सिलेंडर में फिल कर लेते हैं, फिर उसको फर्दर दूसरी फैक्ट्रीज को सेल कर दिया जाता है जहां जहां इसके यूजेस हैं। और ये हमने इसके यूजेस यहाँ पे इस तरीके से लिख दिए, सेम वही है जो आपकी पिछली डायग्राम में थे, बट एक और सिंप्लीफाइड वे में है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगले सॉल्ट्स पे जाने से पहले एक छोटी सी बात आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगी, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि बहुत जगह अभी हम इसको यूज करने वाले हैं आगे, तो अगर इसका बेसिक नॉलेज ही आपको नहीं है तो आप आगे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, आपके पास जब भी कोई सॉलिड क्रिएट होता है, जैसे आप यहाँ पे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जब ये सॉलिड बना होगा ना तो उस समय इसने एटमॉस्फेयर से कुछ मॉइस्चर को अटेन कर लिया होगा, और इसके बीच में यहाँ जो गैप्स हैं, या फिर जैसे ये एक मॉलिक्यूल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ क्या कर रहा है, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को ऐसा नहीं कर रहा कि सॉलिड से लिक्विड बना रहा है, बट इसने इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म में कहीं इसको एक गैप दिखा, छोटी सी जगह दिखी, वहां पे जाके ये सेट हो गया। अब ये इस ऐसे टाइप के वाटर को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि ये क्रिस्टल के अंदर सेट हो गया है, ये लिक्विड स्टेट में नहीं है, ये आपकी क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही है। बट ये कर क्या रहा है वहां जाके, इसका फंक्शन बेसिकली ये होता है कि ये आपके सॉल्ट्स को एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर तुम कॉपर सल्फेट की बात करो, अगर सिर्फ कॉपर सल्फेट लोगे ना वो व्हाइट कलर का होता है, बट कॉपर सल्फेट के अंदर जब 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसके क्रिस्टल को ऑक्यूपाई करते हैं तो ये उसे ब्लू कलर का बना देता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कभी भी वेट नहीं करते आपके सॉल्ट्स को, पर ये आपके सॉल्ट्स को करेक्टरिस्टिक कलर देने में हेल्प करते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स लेकर आई हूं मैं यहाँ पे आपके लिए जो आपके कॉमनली यूज्ड हैं। जैसे कि सबसे पहले वॉशिंग सोडा की अगर मैं बात करूं, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3। डेका, डेका वर्ड यूज होता है 10, और हाइड्रेट, हाइड्रेट यूज होता है वाटर के लिए। तो सोडियम कार्बोनेट में जब 10 आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो जाएंगे तो ये बनता है वॉशिंग सोडा, इसके बिना नहीं बनेगा। ठीक है, इसके साथ ही ये वॉशिंग सोडा बनेगा, जो कि आप जानते ही हैं वॉशिंग सोडा व्हाइट इन कलर होता है। सर्फ एक्सेल की यहाँ मैं बात नहीं कर रही, उसके अंदर कुछ एडिटिव कलर्स मिलाए होते हैं और उसको ब्लू कलर का किया होता है, बट जनरली जो वॉशिंग सोडा अगर आप लेंगे प्योर फॉर्म के अंदर वो आपका व्हाइट कलर का होता है। सेकेंड इज ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल का नाम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जिसकी अभी मैंने आपको ये यहाँ पे फोटो भी दिखाई है। ये आपका कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का, इसलिए इसको ब्लू विट्रॉल कॉमनली बोला जाता है। ये क्या, कॉपर सल्फेट, और इसमें 5
जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के हैं, इसलिए यहाँ पे पेंटा, पेंटा मींस 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से पेंटा हाइड्रेट ऐड कर दिया गया है एंड इट इज ब्लू इन कलर। नेक्स्ट इज ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल के बारे में आप चैप्टर 1 में पढ़ के आए हैं, दैट इज फेरस सल्फेट विद 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो फेरस सल्फेट FeSO4, हेप्टा, हेप्टा रिप्रेजेंट 7 एंड हाइड्रेट रिप्रेजेंट्स वाटर, तो इसमें 7 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि इसको ग्रीन कलर का बनाता है। देन कम्स जिप्सम। जिप्सम की अगर मैं बात करूं तो जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट, ये ध्यान रखना, मैंने आज तक बहुत सारे पेपर्स चेक किए हैं बच्चों के, ये कैल्शियम सल्फेट को आप लोग कॉपर सल्फेट लिख देते हैं और ये आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो कॉपर सल्फेट ये था ब्लू विट्रॉल जो था, बट कैल्शियम सल्फेट सॉरी जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपका POP होता है, ये इनके अंदर कैल्शियम का सल्फेट होता है, कॉपर का सल्फेट नहीं होता। प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक इन एनी ऑफ योर टेस्ट और एनी ऑफ योर एग्जाम। कैल्शियम सल्फेट में जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल है इसे जिप्सम बोलते हैं, और जब इसमें हाफ वाटर का मॉलिक्यूल है तो इसे कॉपर सॉरी इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, और दोनों ही वाइट इन कलर होते हैं। ओके, तो डाइहाइड्रेट, डाई मीन्स 2 एंड हेमी हाइड्रेट मतलब हेमी मतलब हाफ। एक्चुअली तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नहीं हो सकता, अगर आप इसको इंटू 2 कर दें तो ये बन जाएगा 2CaSO4 इंटू वाटर। ऐसा आप लिख सकते हैं कि 2 CaSO4 ने एक वाटर मॉलिक्यूल को अपने बीच में पकड़ रखा है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हाफ वाटर, पानी को आधा नहीं आप कर सकते। एक चीज और नोटिस करिए आप यहाँ पे, जो भी मैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स लिख रही हूँ, मॉलिक्यूल और वाटर के बीच में जो नंबर है इससे पहले एक डॉट लगाया गया है। ये वही डॉट है जैसे हम मैथ्स में मल्टीप्लीकेशन के लिए डॉट भी यूज कर लेते हैं, तो इसको लगाना नहीं भूलेंगे, बिना डॉट के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंसीडर नहीं किए जाते। सो प्लीज बी केयरफुल विद ऑल दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अब हमने अपना नेक्स्ट सॉल्ट पढ़ना है। सबसे पहले हमने सोडियम क्लोराइड पढ़ा, नाउ द सेकंड सॉल्ट दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है दैट इज CaOCl2। नाम कैल्शियम से बना Ca, हाइपोक्लोराइड, ये ऑक्सीजन के लिए यहाँ वर्ड यूज हुआ है हाइपो, और Cl2 के लिए यहाँ वर्ड यूज हुआ है क्लोराइड। मैंने आपको बताया था जब क्लोरीन एंड में नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होती है तो आइट, एट इस तरीके के वर्ड लेता है, हेंस यहाँ पे ये आइट वर्ड यूज है। सो नेम इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो ये इसका केमिकल नेम हो गया, और कॉमन नेम इसका ब्लीचिंग पाउडर है। केमिकल फॉर्मूला इसका CaOCl2 है। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? ये बनता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। जब आप स्लेक्ड लाइम लेंगे, अगेन चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट है स्लेक्ड लाइम, जो कि CaOH ट्वाइस के नाम से जाना जाता है। तो जब इस CaOH ट्वाइस में आप क्लोरीन को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा CaOCl2 और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। देखो ये सारे सॉल्ट्स बनाने के रिएक्शन है, तो ध्यान रखना कोई एक चीज एसिडिक होगी, एक चीज बेसिक होगी, और आपका वाटर का जो है वो रिलीज आउट हो रहा होगा, और बची हुई चीजें मिलके आपको सॉल्ट बना रही होंगी, जो कि इस केस के अंदर ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है। ये इसका रिएक्शन हो गया, जो कि आपको याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, और हर एक कंपाउंड के नीचे उसका नाम लिखना जरूरी है। अब ब्लीचिंग पाउडर का क्या काम है, इसके यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। यूजेस में देखिए, सबसे पहले तो ये आपके वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स में यूज होता है, वहां पे ये ब्लीच करने के लिए यूज होता है। ब्लीच करने से क्या होता है, आपके जो कपड़ों पे कोई भी दाग धब्बे होते हैं वो रिमूव आउट हो जाते हैं, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में। अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चैप्टर 1 में रिडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा है, ऐसे कंपाउंड जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये ब्लीचिंग पाउडर ऐसा कंपाउंड है कि जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी में इसको मिलाया जाता है ताकि उसमें जितने भी हार्मफुल जर्म्स बैक्टीरिया हैं वो किल हो जाएं, हेंस इट इज यूज्ड इन डिसइंफेक्शन ऑफ योर ड्रिंकिंग वाटर। तो ये इसके यूजेस हैं, जनरल से यूजेस हैं, आप एक बार अगर पढ़ लेंगे तो ये दिमाग में रहेंगे। अब हम अपने थर्ड सॉल्ट पे आ रहे हैं। थर्ड सॉल्ट पढ़ना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी यहाँ गैप नहीं आएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला, सोडियम स्टैंड्स फॉर Na, हाइड्रोजन कार्बोनेट स्टैंड्स फॉर HCO3,
Na की पॉजिटिव वैलेंसी +1 होती है, HCO3 की -1 होती है, क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा NaHCO3। मैंने अभी आपको पीछे भी बताया, हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह हम इसको बाई कार्बोनेट भी लिखते हैं, सो इट कैन बी सोडियम बाई कार्बोनेट, दोनों नाम चल जाएंगे। ये इसके केमिकल नेम है। कमर्शियल नेम, जिस नाम से ये मार्केट में बिकता है, दैट इज बेकिंग सोडा। नाउ कैसे बनाओगे इसको? इसको अभी आप सोडियम क्लोराइड से ही बनाएंगे। ये सोडियम क्लोराइड की यूजेस में हमने पढ़ा था कि उसका बाय प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। तो देखो इसको कैसे बनाना है। आपने आपने सबसे पहले NaCl ले लिया, ठीक है। इसके अंदर आपने वाटर डाल दिया, मतलब ब्राइन बना दिया। अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा अमोनिया ऐड करना होता है, NH3 होता है अमोनिया, प्लस यू विल ऐड, आपको कार्बोनेट वाला पार्ट चाहिए तो CO2 गैस को इसके अंदर ऐड करेंगे, एंड यहां से आपको बनेगा NH4Cl प्लस NaHCO3, और ये आपके पास ऑब्टेन हो गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि आपका था बेकिंग सोडा। और ये जो साथ में एक कंपाउंड ऑब्टेन हुआ, इसको नाम करने की कोशिश करिए। NH4 मतलब अमोनियम, और Cl नेगेटिव पार्ट, तो क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट की तरह। यहाँ पे दो सॉल्ट्स आपके पास रिलीज हो गए हैं, ठीक है। हमारे काम का ये वाला है, तो हम इसकी बात करेंगे अब इसके यूजेस देखो। बेकिंग सोडा जनरली जो मेन इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, दैट इज ये हमें केक्स बनाने में यूज होता है। ये करता क्या है, क्यों हम इसको केक बनाने में यूज करते हैं, इसके बिना क्यों नहीं केक बन सकता? इस डायग्राम में देखेंगे, ये मफिन्स बनाए हैं जी कुछ, जिसमें से जो पहला वाला मफिन है मेरा, आप देखेंगे ये बोल रहा है कि इसमें सिर्फ बेकिंग पाउडर डाला। सेकंड वाले मफिन के अंदर सिर्फ बेकिंग सोडा डाला। थर्ड वाले मफिन के अंदर आपने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों डाले हैं। और लास्ट वाला मफिन जो ये उठा ही नहीं है बिल्कुल भी, इसके अंदर नो लेवलर्स हैं। नो लेवलर्स का मतलब ना इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, ना इसमें बेकिंग सोडा डाला है। तो अब अभी मैं बेकिंग पाउडर पे नहीं आई हूं, मैं अभी सिर्फ आपसे बेकिंग सोडा की बात कर रही हूँ। तो बेकिंग सोडा का बेसिक फंक्शन होता है आपके केक्स को फ्लफी और स्पॉन्जी बनाना, क्योंकि जब ये आपके वाटर के साथ ऐड होता है और इसमें कुछ एसिड ऐड होता है, ये CO2 गैस को प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है इसको डिस्कस करते हैं। आपके पास, मैंने अभी आपको आपके बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताया, दैट इज NaHCO3। मैं कह रही हूं जब हम केक बनाते हैं, आपने उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया। अब केक बनाते समय ना हम उसके अंदर या तो मिल्क, बटर मिल्क, थोड़ा सा विनेगर या दही, इनमें से कोई एक आइटम आप डालते हैं, और ये सारे आइटम एसिडिक होते हैं नेचर में। एसिडिक होते हैं तो मतलब ये आपका H पॉजिटिव आयन दे देंगे। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, और फिर आप अपने केक को हीट करते हैं, बेक करते हैं। हीट करने पे ये क्या करता है, CO2 इज रिलीज्ड आउट, वाटर इज रिलीज्ड आउट, और जो ये सोडियम है ये इसके बचे हुए हिस्से के साथ एक सॉल्ट बना देता है, जिसको हम वर्ड्स में ही लिख लेते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। एसिड से जो भी नेगेटिव पोर्शन होगा वो इस Na पॉजिटिव को पकड़ के रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। मेन काम ये है कि यहाँ पे रिलीज आउट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है कि ये आपकी केक के बैटर को पहले तो राइज करवाता है, और उसके बाद जब आप इसे बेक करते हो तो वो जो बीच में केक के आपको छोटे छोटे से होल्स दिख रहे होते हैं, जो स्पॉन्जीनेस और फ्लफीनेस होती है, दैट इज ड्यू टू दिस CO2 रिलीज। तो अगर तुमने केक बनाते हुए बेकिंग सोडा नहीं डाला होगा तो आपका केक जो है वो अच्छे से राइज नहीं होगा। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर, दैट इज बेकिंग पाउडर। अब ये बेकिंग पाउडर कौन है? बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। बेकिंग पाउडर कुछ नहीं है, बेकिंग पाउडर इज बेकिंग सोडा प्लस सम एसिड। और कौन सा एसिड? ये एसिड स्पेसिफिक होता है, इसके अंदर टार्टरिक एसिड डालकर इन्होंने ऑलरेडी क्या कर दिया, बेकिंग सोडा में थोड़ा सा टार्टरिक एसिड मिलाया, घोला, और आपको एक डब्बे में पैक करके दे दिया। अब इसका क्या यूज होगा? मान लो तुमने केक बनाया, तुमने कोई एसिड नहीं डाला, आपने रिफाइंड ऑयल से ही अपने केक का बैटर स्लरी बना दी उसकी, ठीक है। तो पर अगर आपने बेकिंग पाउडर उसके अंदर डाला होगा, इट ऑलरेडी कंटेन सम टार्टरिक एसिड। तो अब अगेन दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड हेंस CO2 विल बी रिलीज्ड, और आपका केक जो है वो फ्लफी बन जाएगा।
तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही डाले जाते हैं जब हम केक के बैटर बनाते हैं, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि जो एसिड तुम डाल रहे हो वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, या फिर कुछ बेकिंग जो सोडा है वो अच्छे से रिएक्ट नहीं हो पा रहा। अगर अच्छे से ये बेकिंग सोडा रिएक्ट नहीं होगा ना, तो एक और रिएक्शन सुनो यहाँ क्या होगा। मान लो आपने एसिड नहीं डाला है, आपके पास सिर्फ आपने क्या डाला, बेकिंग सोडा डाला, दैट इज NaHCO3। अगर इसे डायरेक्ट हीट कर दोगे ना, बिना एसिड के, बिना H पॉजिटिव के, ये बना देता है Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। और ये सोडियम कार्बोनेट आपके केक को कड़वा कर देगा। तो अगर तुमने इंश्योर किया होगा कि आप बेकिंग पाउडर डाल रहे हो, तो बेकिंग पाउडर में मैंने आपको बताया इट ऑलरेडी कंटेन्स टार्टरिक एसिड, तो ये इस रिएक्शन को नहीं होने देगा, एंड इंस्टेड ये वाला रिएक्शन, सेकंड जो रेड कलर से मैंने रिएक्शन लिखा है, वो अकर हो जाएगा, बिकॉज ये H पॉजिटिव प्रोवाइड कर देगा, एंड हेंस आपकी बहुत सारा CO2 रिलीज होकर आपके केक को फ्लफी बना देगा। दैट इज वाई बेकिंग पाउडर इज मस्ट वाइल बेकिंग अलॉन्ग विद बेकिंग सोडा। आप बेकिंग सोडा को स्किप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। सेकेंड, इसका क्या यूज है, कई बार आपको जब एसिडिटी हो जाती है स्टमक के अंदर, तो अगेन आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा लीजिए, किचन से पानी में घोलिए और पी लीजिए, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा NaHCO3, इट इज बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर ये क्यों है, बिकॉज ये बेसिक सॉल्ट है। मैंने अगेन आपको टाइप ऑफ सॉल्ट्स बताए, Na आया होगा NaOH से, HCO3 जो आया होगा ये आया होगा कार्बोनिक एसिड से, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये वीक एसिड है, बट इसका बेस क्या था, स्ट्रॉन्ग, इसलिए ये बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट है तो आपके पेट में अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई है, ये उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, एंड हेंस इट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन योर एंटासिड। जो भी आपकी डाइजीन वगैरह बनाई जाती है उसमें इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये आपकी एसिडिटी से आपको रिलीफ देता है। नहीं है आपके घर में डाइजीन, जस्ट गो टू योर किचन, जब एसिडिटी हुई है पानी के अंदर सोडा घोलिए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा स्पेशली जिसको बोलते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी घोल लिया और पी लिया। तो बेकिंग सोडा आप पानी में मिक्स करिए एंड यू इनटेक इट, आपकी एसिडिटी क्योर हो जाएगी। और एक इसका काम है, जब आपने क्लास 8th में कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर पढ़ा था और वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स पढ़े थे, वहां आप इस टॉपिक को पढ़ के आए हैं कि ये सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाने में यूज होता है। क्यों यूज होता है, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन हमने जस्ट किया। बिकॉज जब ये सोडा, सोडा है NaHCO3 बेकिंग सोडा, ये जब एसिड के साथ H पॉजिटिव के साथ ऐड होगा, विच गैस इट विल रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये हम सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाने में यूज होती है, हेंस आपके सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर यही रिएक्शन अकर होता है। नाउ कमिंग टू योर फोर्थ सॉल्ट, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम Na, कार्बोनेट CO3 2-, करो बनाओ फॉर्मूला, NaCO3, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस करेंगे फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3। डेका, डेका इज 10, हाइड्रेट इज वाटर, तो ये फॉर्मूला बन गया Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट तो हो गया कमर्शियल केमिकल नेम, बट कमर्शियल नेम क्या है जिस नाम से ये मार्केट में बिकता है, दैट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का काम है डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। देखो आपका डिटर्जेंट जो है वो वॉशिंग सोडा नहीं है, आपके डिटर्जेंट में वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द मेजर पार्ट, इट हैज मेनी अदर पार्ट्स ऑल्सो। अब इसकी प्रेपरेशन सीखते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे आप। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट से आप अपने वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ, सोडियम कार्बोनेट ले लो पहले आप, Na2CO3। अच्छा, ये Na2CO3 आपने कैसे बनाया था, आपने बेकिंग सोडा लिया था ना NaHCO3, इसको बिना वाटर की प्रेजेंस में अगर आप हीट कर दोगे, मैंने आपको बताया था Na2CO3 जो कि बिटर कर रहा था आपके केक को, ये बन गया। तो इसे आपने डायरेक्टली बेकिंग सोडा को हीट करके प्रिपेयर कर लिया। नाउ अब इसके अंदर अगर आप 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे, इट विल बिकम Na2CO3.10H2O। आपने इसकी री मतलब फिर से क्रिस्टलाइजेशन कर दी। तो फिर से जब आपने इसको क्रिस्टलाइजेशन करी, इसने 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पकड़ लिए और इसने बना लिया वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नाउ अगेन इट इज अ बेसिक सॉल्ट। बेसिक क्यों, डिस्कस करेंगे हम इसको फिर से। सोडियम आया होगा NaOH से, कार्बोनेट आया होगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड से। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है,
hence the salt is your basic salt. ठीक है, अब इसके यूजेस, सबसे पहले तो ग्लास इंडस्ट्रीज में, ग्लास बनाने में, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में, मेजरली सोप इंडस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर ये सोडियम कंपाउंड्स जैसे कि बोरेक्स बनाने में यूज होती है। बोरेक्स अगेन लॉन्ड्रीज में ही यूज होता है, डिफरेंट टाइप की लॉन्ड्री टेक्निक्स के लिए। देन नेक्स्ट कम्स ये आपके डोमेस्टिक पर्पज में एज अ क्लीनिंग एजेंट, दैट इज कपड़े धोने में यूज होता है। और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि ये आपके वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। आपके वाटर दो तरीके के होते हैं, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। ये हम चैप्टर 4 जो है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके अंदर पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है इसके बारे में, तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज जब ये टर्म 2 में चैप्टर आएगा तो आप वहां पे इसको डिस्कस कर लेंगे कि हार्ड वाटर क्या है। तो हार्ड वाटर की हार्डनेस को हटाने में वॉशिंग सोडा जो है वो यूज किया जाता है। तो दीज आर ऑल द यूजेस। Now the last salt that we need to study is plaster of Paris. Plaster of Paris होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी, हेमी is half, hydrate is water. फिर से बोल रही हूँ, कैल्शियम सल्फेट है ये, कॉपर सल्फेट नहीं है, गलती नहीं करेंगे। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ H2O। अभी मैंने आपको पहले भी बताया पानी आधा नहीं कर सकते। बेसिकली ये क्या होता है, दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स ने वन वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ा होता है। बट अगर आप इसको क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मोल्स जनरली 1 रहे, तो अगर डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यहाँ भी डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, हेंस इट विल बिकम CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना, बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। अब बनेगा कैसे, इसको बनाने का तरीका है, जब आप जिप्सम को, जिप्सम भी एक सॉल्ट है जिसको आप 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो आपके पास ऑब्टेन हो जाता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला अगेन इज CaSO4.2H2O। ये अभी जब मैंने आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताया था वहां इसका जिक्र हुआ था। तो नाम है इसका कैल्शियम सल्फेट, 2 स्टैंड्स फॉर डाई और वाटर के लिए हाइड्रेट। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है ये बेसिकली। इसको आपने हीट किया है, कैसे हीट किया है, 373 केल्विन पे। देखो टेम्परेचर याद रहे, ठीक है, नहीं याद रहे कोई बात नहीं, आप अपने एरो के ऊपर ऐसे एक डेल्टा बना देंगे ना, ट्राइंगल बना देंगे, इसको डेल्टा बोलते हैं। और ये प्रेजेंट करता है कि हीट की जा रही है रिएक्शन में। अब हीट करने पे क्या होगा, ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से रिलीज आउट हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा CaSO4 हाफ H2O, ये आपके पास बच जाएगा। अब बताओ अगर 2 में से हाफ चला गया तो कितना बच गया, 1.5। तो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स, 1.5 को आप 3/2 भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी एक लिखना, दोनों मत लिखना। ये रिलीज आउट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और ये जो आपके पास ऑब्टेन हुआ, दिस इज योर POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा जब भी स्टोर करते हैं तो उसे हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपने मान लो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, दैट वाज योर POP आपने लिया, ये क्या करता है ना, अगर आपने इसे खुले में छोड़ दिया, ये मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर लेगा, और ये वही अपने जो 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होकर ये बना था, ये उसी को रीगेन बैक करने की टेंडेंसी रखता है, और ये इसे गेन करके CaSO4 टू वाटर, दैट वाज जिप्सम, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और जिप्सम पाउडर फॉर्म में नहीं होता, अब जिप्सम एक सॉलिड हार्ड मास होता है, और ये आपके पूरे POP को बेकार कर देता है, फिर वो किसी यूज का नहीं रह जाता। सो इन ऑर्डर टू मेक इट यूजफुल एंड यू डोंट वांट इट टू बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड हार्ड मास, व्हाट वी डू, हम इसको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं, या सील्ड पैकेट में स्टोर ये होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ये रिएक्शन याद रखना, ऐसे कुछ वर्ड्स आप लिख देंगे और साथ में रिएक्शन लिख देंगे तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब यूजेस जनरली हमें पता ही है, टॉयज बनाने में, डायग्राम देख सकते हैं आप, डेकोरेटिव पीसेस बनाने में, ये वास वगैरह बनते हैं इससे। फिर ये आपकी सीलिंग्स में इस तरीके से डिजाइनिंग के लिए यूज होते हैं, और ये आपकी जो फ्रैक्चर्ड बोन्स हैं उसको ये ठीक करने में, वापस अपनी जगह लाने में ये यूज किए जाते हैं। सो दे आर द कॉमन यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम सबको पता है, कुछ भी रटना नहीं है। देखो आपने अपने आसपास बस जो चीजें देखी हैं, समझी हैं, कोशिश करा करो कि उन्हें आप एब्जॉर्ब करें और आप समझें कि इसके पीछे क्या साइंस छुपी हुई है, तो आप अपने बहुत सारी लर्निंग पार्ट से बच सकते हैं।
सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, 4 पार्ट्स में हमने इसको कवर कर लिया है. प्लीज कॉमेंट बिलो इफ यू वॉन्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. मैं एक वीडियो उसकी भी क्रिएट कर दूंगी. So thank you very much. Happy learning. Take care. Subscribe the channel. Bye bye.